उपेंद्र कुमार पूछ रहे हैं, सर मेरे दादा 4 भाई थे और एक भाई जो है वो नावल थे, जो नावल थे वो अपने जो है हिस्से की कुल ज़मीन जो है हमारे दादा को बख्शिशनामा कर दिए। उसका केवाला जो है यहाँ पे मतलब मेरे पास है, मतलब समझ सकते हैं उनका कोई वंश नहीं था, एक भाई जो है, और उनको ये बख्शिश कर दिए और उनका केवाला 1915-1928 का है। जमीन को दादा का एक भतीजा अपनी बेटी का नाम जो है अपनी बेटी के नाम बख्शिशनामा कर दिया है, और वह जमीन जो है एक तरह से को जो है दूसरे है ना दूबे के हारे बेच दिया। तो बताइए कि जमीन मेरा होगा कि नहीं होगा। देखिए, जिसको पहले बख्शिशनामा जो है लीगल तरीके से किया गया है, अगर आपके पास वो कागज़ का जो है रजिस्ट्री का कागज़ है तो बिल्कुल आपका 100% वैल्यू होगा। वर्तमान मामला है वो रजिस्ट्री भी हो गया है, दूसरे पक्ष को हो सकता है दूसरा पक्ष का दखल भी हो गया होगा या जो भी हुआ होगा। तो लेकिन जो 1915 और 1918 है ना, 1915 और 1918 है, तो आपको पता है कि जो समय था, जो देश की आज़ादी हुई उसके बाद का जो काल था, मतलब हर जगह जो अपना सरकार बना तो फिर देश में पूरे देश में सर्वे का जो है वो काम शुरू हुआ था। सर्वे का जो मतलब काम जो है उसमें पूरा जोर आ गया था, सर्वे कराया गया था। उसमें जितने भी रजिस्ट्री वाले ज़मीन जो भी थे उसको भी जो है खतियानी ज़मीन में कन्वर्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो अगर वो सब तो खतियान बन गया होगा तो इसलिए कोई भी अधिकारी के पास आप जाएंगे तो इसको उतना बड़ा वैल्यू नहीं दिया जाएगा इस कागज़ को। ठीक है, इसलिए आपको जाना होगा अब न्यायालय में। तो यही बेहतर विकल्प है कि आप न्यायालय में केस फाइल करें उनके खिलाफ, जो कि ज़मीन को बेचा, जो ज़मीन को खरीदा, ये सब जो बेचे हैं और जो वर्तमान में कब्जे में उनको भी नोटिस जाएगा। तो ये प्रक्रिया आपको अब जो भी करना पड़ेगा वो एक तरह से कोर्ट के माध्यम से ही करना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ज़मीन बेचने वाला ज़मीन बेच दिया, दाखिल खारिज भी हो गया। जब रकबा देखा गया तो रकबा कम है। जब रकबा यहाँ पे जो है एक तरह से दाखिल खारिज कम है तो कैसे हुआ, और लोग पहले रजिस्ट्री करवाए होंगे और उसमें 15 डिसमिल जो है 15 कट्ठा है और दाखिल खारिज 20 कट्ठा। देखिए, सिस्टम में ऐसी खामी है, जैसे मान लेते हैं 3 आदमी को ज़मीन बेचा गया, एक को 5 डिसमिल बेचा गया, दूसरे को मान लेते हैं 10 डिसमिल बेचा गया। अगर मान लेते हैं कि 20 डिसमिल ज़मीन है और दूसरे को भी अगर मान लेते हैं 10 डिसमिल ज़मीन बेचा गया, या जो भी है, कट्ठा की बात करें, डिसमिल की बात, तो इस केस में क्या होता है, टोटल जो है 10-10, 20-5, 25 डिसमिल ज़मीन बेच दिया गया, जबकि जो भी होना है वो 20 डिसमिल का ही होना। मान लेते हैं इसमें से क्या हुआ, एक ये ने दाखिल खारिज अभी तक नहीं कराया है। ठीक है, तो सरकार के रिकॉर्ड में तो 20 डिसमिल ही ज़मीन है, तो ये दोनों का दाखिल खारिज हो जाएगा, है ना, और विवाद में घिरे में आ जाएगा ये। अब इसको बहुत परेशानी हो जाएगा उस चीज़ को। हो सकता है इसका लीगल तरीके से इसी का मान्यता होगा, इसलिए कि इसकी रजिस्ट्री पहले हुई है। अब इसको ये चीज़ का खामियाजा लेकिन करने के लिए बहुत वहाँ पे कष्ट उठाना पड़ सकता है, कोर्ट में जाना, सब प्रक्रिया करना, बात समझ रहे हैं ना, ये चीज़ होता है। तो थोड़ा टाइम पीरियड लग सकता है, लेकिन मान्यता कहीं ना कहीं इनका ही होगा। दूसरा बात है कि बाद में जो गलत तरीके से ज़मीन बेचा गया 5 डिसमिल ज़्यादा, उसको भी लॉस नहीं होता है। जो बेचने वाला है जिस पे आप केस फाइल करेंगे, अगर आप केस फाइल करेंगे तो आपके उनको थ्रू जो भी आप ज़मीन लिए हैं तो आपको उसका जो है मुआवजा दिया जाएगा, एक्स्ट्रा ज़मीन जो आपको नहीं मिला है। तो ये इस तरीके से पूरा कोर्ट का फैसला होता है, तो इसलिए नुकसान नहीं होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं, सर मेरी माताजी के घर के जो नाम पर ज़मीन है और रजिस्ट्री हो गया 1995 में और एक्चुअल डॉक्यूमेंट में अलग नाम है, इसमें सुधार कैसे होगा। देखिए, जो रजिस्ट्री आपका है, ठीक है, तो रजिस्ट्री वाला कागज़ में जो नाम है वो अपना आप मतलब निक नेम न बना सकते हैं। जैसे उर्फ में हम लोग बोलते हैं 2 नाम आदमी का नहीं होता। जैसे किसी का नाम है, मान लेते हैं कि राजू और रंजन कुमार, ठीक है, तो राजू उसका नाम हो गया, तो जो रजिस्ट्री में नाम है ऐसा भी होता है। किसी का नाम है कि मान लेते हैं कि जो भी है, मतलब जैसे 2 नाम हम बात सकते हैं कि किसी का नाम अगर मान लेते हैं संजय कुमार है, ठीक है, संजय कुमार है ना, ब्रैकेट में यहाँ पे दे दे उर्फ मान लेते हैं पप्पू कुमार, ये भी हो ना, पप्पू कुमार, मतलब नाम जो है वो संजय है और वो पप्पू के नाम से भी फेमस होता है आदमी।
ये संजय कोई नहीं जान रहा, लेकिन दोनों नाम है, सारे जगह संजय ही है, नाम पप्पू जान रहा है। अब रजिस्ट्री पप्पू के नाम से हो गया, तो अब पप्पू को जो है यानी बस ये डॉक्यूमेंट में हर जगह सुधार कराना संभव नहीं होता, मतलब होता तो है ही, बहुत परेशानी होगी आपको, है ना। तो इसलिए यही है कि आप किसी एक आधार कार्ड, जिससे मतलब जमीन में मैट्रिक की क्या सर्टिफिकेट की जरूरत है, इंटर की 12th की सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो 10th 12th की सर्टिफिकेट की मैट्रिक में इसमें क्या ज़रूरत, कोई तो ज़रूरत नहीं पड़ सकता है। तो इसलिए आपका जो आधार कार्ड है, जो एक डॉक्यूमेंट है जो आप कभी यूज करते हैं ज़मीन को खरीद बिक्री करने में, उसमें सिर्फ ऐसा करवा लें, है ना, नाम में थोड़ा चेंजेस करवा लें तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं, मेरे घर पे जो है आगे 8 फीट रास्ता है, मैं रोड तक जो कि मेरा जो कब्जा में है उसमें तो इसमें जो है वार्ड का समिति द्वारा जो है पक्कीकरण हो रहा था और मेरे पड़ोसी ने रोक लगा दिया, सरपंच ने उस काम को रोक लगा दिया और वो मेरे जो भी है रास्ता है और 50 वर्षों से हम लोग उसे रहते हैं और निकल रहे हैं। अब हम देखिए, मेन होता है सबसे पहले तो जो रास्ता से आप निकल रहे तो वो देखा जाएगा कि ज़मीन किसकी है, ठीक है। दूसरा चीज़, अगर मान लेते हैं किसी और की ज़मीन है और उस पर अब रास्ता बन रहा था, तो अगर वो रोक लगा दिया गया या आप बनवा रहे थे रोक लगा दिया गया, तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला काम तो यहाँ पे ये ज़मीन अगर मान लेते हैं आपको निकलने का निकास नहीं है, मतलब कोई भी रास्ता और नहीं है, विकल्प नहीं है, तो आपको 100% रास्ता दिया जाएगा, है ना। ये 100% है कि आपको रास्ता, लेकिन अगर आपको निकलने का निकास है, बावजूद ये हो सकता है कोई दूसरा रास्ता हो, तो ऊपर से डिपेंड करता है कि ये रास्ता कितने लोगों को रास्ता देता है, तो वो इसमें ये चीज़ को देखा जाता है, वेरीफाई किया जाता है। और एक बात और यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो आपका रास्ता है, जो आपका मान लेते हैं पीछे का रास्ता हो या आगे का रास्ता हो, ठीक है, जिस पे रोक लगा दिया गया, तो इसके लिए अगर आप उस रास्ता मिले तो एसडीएम को आवेदन करना पड़ेगा, उनको ऐसा पावर दिया गया रास्ता संबंधी जो विवाद है उसको सुलझाने का। अगला सवाल देखते हैं, पूछ रहे सर जमीन जो है वो हमारे दादा के नाम से है, लेकिन जिस खाता खिसरा हमारे पास है, लेकिन सर वह दूसरे आदमी जो है वह हमारा ज़मीन को कैप्चर कर लिया है, वह ज़मीन किस तरीके से हमें प्राप्त होगी। सबसे बेहतर विकल्प यही है कि ज़मीन जो है दादा के नाम से है, तो सब कुछ है आपके पास जब भी है। सबसे पहले अगर आप ज़मीन का रसीद कटा रहे हैं कि नहीं कटा रहे हैं वो आपको अप टू डेट कटा लेना चाहिए। और अगर आपका ज़मीन कोई कब्जा कर लिया है, यूज कर रहा है और आपको कब्जा नहीं, तो सबसे बेहतर तरीका उस पर आप टीएस कर ही दीजिए, टाइटल सूट ही कर दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। और कोर्ट के माध्यम से, सिविल कोर्ट के माध्यम से आप जो है जाके इसको टाइटल सूट कर दें, वो ज़्यादा यहाँ पे सही रहेगा। पर्चा मिला था दादाजी को और कोई प्रक्रिया आगे किया नहीं और दादाजी गुजर गए और पिताजी भी, अब पर्चा कहाँ से मिलेगा। देखिए, पर्चा मिला था, अगर पर्चा का आपने रसीद कटा लिया होगा तो फिलहाल दादाजी गुजर भी गए तो नाम उनका होगा। अगर आगे आपके जो वंशज होंगे वो अगर मान लेते हैं वो भी उनके पास भी ज़मीन नहीं रहेगा, तो पर्चा जो है आगे जो है वो सीओ के द्वारा उसमें आगे जो है उस पर आप प्रक्रिया करवा सकते हैं, बंदोबस्त करवा सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं आप फिर ज़मीन खरीद लेते हैं, आपके नाम से ज़मीन हो जाती है, तो फिर पर्चा जो है वो अनवैलिड हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है ये पूछ रहे सर, मेरा एक रैयती ज़मीन है जिसका लगान रसीद भी कट रहा है, परंतु उस पर किसी और का कब्जा है, बोलने पर वो मुझे लगान रसीद दिखाता है, क्या करें सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और प्लीज़ हेल्प मी। देखिए, लगान रसीद फर्जी भी होता है, इसको बड़ी बात नहीं है, मतलब जैसा वो पेज है ना उसी जैसा बना के सारा कुछ कर लिया। तो आप अपना लगान रसीद पहले अपना कार्यालय में जाके देखिए, ये कि मतलब जो आपका, जहाँ आपका जो कार्यालय है, जो अंचल कार्यालय है, जहाँ पे कर्मचारी से जाके मिलिए और अपना देखिए कि क्या रजिस्टर पे किसका नाम है ना। तो जो भी आपका रैयती ज़मीन है, अगर आपके नाम से वहाँ लगान कट रहा होगा तो आपको बताया जाएगा। तो दूसरा भी चीज़ है कि वो देखें, वो भी देख लें कि और ये जो है ना, ये ज़मीन अब जो आपका वहाँ पे ज़मीन होगा वहाँ पे उसके अलावा भी किसी के नाम से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, वो चीज़ भी वेरीफाई कर लें, ठीक है, क्या उनका जो प्रोसेस है। रही बात कि अगर मान लेते हैं कि वो ज़मीन यहाँ पे, दूसरा है कि कब्जा है ना, पर उनका जो है, इनमें समझने वाली बात है कि आपके ज़मीन पे तो किसी और का कब्जा है, वो पहले से कब्जा करके बैठा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल मान लेते हैं कि कब्जा के लिए बेस्ट तरीका जो अभी एक तरह से क्या होता है ना,
कोई ज़मीन जैसे क्या होता है कि खाली ज़मीन, तो आप पदाधिकारी के पास भी जा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एसडीओ कोर्ट में भी इसके लिए एक सीओ एसडीओ के पास आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। सुनवाई जो है इस पे भी होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं उस पर लोग रह रहे हैं, उस पर कुछ उसको घेरावा करके रखे हुए हैं, तो उस केस में मामला फिर सिविल का ही है। तो सिविल कोर्ट में ही आपको जिसमें बेहतर न्याय मिलेगा। जो बेहतर हम सलाह देने का प्रयास कर रहे हैं वो यही है कि इसके लिए फिर आपको सिविल ज़्यादा सही रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि हेलो सर, मेरा नाम वो पूछ रहे हैं कि मैं बिहार डिस्ट्रिक्ट वैशाली से हूँ और मेरे परदादा 3 भाई थे और मेरे परदादा सबसे छोटे भाई थे। 2 परदादा के नाम से ज़मीन है पर मेरे परदादा के नाम से ज़मीन नहीं है। ज़मीन सब 1901 से 1905 का जो है वो आसपास का खरीदा हुआ है और कुछ ज़मीन बिहार सरकार हो गया है, कुछ पे जो है किसने कब्जा कर लिया है। तो इनका जो है करेंगे इनमें जो है ना, यहाँ हमारे परदादा का जो है यहाँ पे 2 वंशज जो है वो केस लड़ रहे हैं और मुझे बोलते हैं कि इसमें तुम्हारे परदादा का नाम नहीं है इसलिए तुम्हारा हिस्सा नहीं होगा। तो क्या उसमें हमारा हिस्सा होगा? देखिए, सबसे पहले जैसे आपने बोला ना कि 1901 और 1905 के आसपास जो खरीदा हुआ ज़मीन है ना, तो आपने जो ज़मीन जो आपका परदादा है, ठीक है, परदादा के नाम से ज़मीन है और मेरे परदादा के नाम से ज़मीन नहीं है, ठीक है। तो उस केस में देखिए 3 भाई थे। अब ये आपने बोल रहे कि 1901 का ही ज़मीन खरीदा हुआ है, बात को समझने वाली बात है। तो उस केस में जो नया वाला अगर जो अभी वर्तमान में लड़ा जा रहा और 1901 के आसपास ही अगर वो खरीदा गया होगा, उसी समय का खरीदा हुआ, उस समय नाम नहीं होगा, है ना, तो फिर ये चीज़ को करना फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर हमें आसपास उन्होंने 2 आदमी नाम खरीदा तो उन्हीं के वंशज का संपत्ति होगा। अगर मान लेते हैं कोई एक नहीं है, न्यायालय की बात आती है, न्यायालय में क्या होता है कि 1905 में जो नहीं है देखा जाता है कि वो बालिग है, नाबालिग है, छोटे बच्चे हैं, उस समय उनका जन्म हुआ वो कितने साल के थे। दूसरी बात है कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं, है ना। तो इसलिए अगर ये 2 के नाम से खरीदा गया तो ये दोनों का एज कितना था, तो ये बहुत ऐसी चीज़ें होती है जिसको देखने के बाद ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बोल सकते हैं कि आपका होगा या नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा अगर ये मामला जो ज़मीन का वर्तमान नाम है वो अगर 1901 से ही आपके जो पूर्वज हैं उनके दोनों पूर्वज के नाम है और आपके नाम नहीं है तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर वैसा कुछ मामला होगा, जैसे होता है कि बहुत छोटा भाई है, नाम नहीं दिया गया, बहुत ऐसी बातें होती है, तो उस केस में हो सकता है कि आपको न्याय मिले भी। लेकिन जो भी होगा वो न्यायालय के द्वारा ही होगा। तो आपका यहाँ पे जो केस वो लड़ रहे हैं ना, तो वो केस का जो है यहाँ पे जब फैसला आएगा, है ना, उस केस के बाद ही जो है फिर आप अपना आगे का कुछ प्रक्रिया कर सकते हैं। अगला सवाल ये पूछा, सर मेरा चाचा और पिताजी के नाम से ज़मीन वो एक तरह से राष्ट्रीय है। 1983 में मेरा चाचा मर गया। मेरे चाचा अकेला था। इसके मरने 1 महीने बाद चाचा के पूरे ज़मीन मेरे 2 भाई के नाम किसी दूसरे आदमी को चाचा बनाकर रजिस्ट्री करवा दिया। मेरे पिताजी का भी नाम इस रजिस्ट्री के वाला में शामिल है। अब दोनों भाई पूरे ज़मीन जो है वो निकाल रहा है। बाकी 7 भाई बचे हैं। हम लोगों का घर बनाने के लिए भी जगह नहीं मिल रहा। इसके लिए हमें केवाला पर क्या करना पड़ेगा? देखिए, यहाँ पे जो है सबसे पहली बात है कि जो पुरानी आपका जो भी ज़मीन है, सबसे पहले जिस तरह का ज़मीन है तो आप पुराना जो है, और बात तो पुराना जो तरह का ज़मीन है तो आप पुराना जो है, और बात तो पुराना जो भी रिकॉर्ड आपके पास है उसके हिसाब से आप न्यायालय ही जाइए, ठीक है। और दूसरी बात है कि रजिस्ट्री गलत तरीके से हुआ है या बहुत ऐसी चीज़ें हैं, उस चीज़ों को स्पष्ट करने का प्रयास करें, है ना, कि जो ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ वो उसको फर्जी प्रूफ अब ये न्यायालय में ही होगा कि वो गलत हुआ है। और दूसरी बात, जो भी पुराना दस्तावेज है जितना भी पुराना संभव हो सके उतना निकालने का प्रयास करेंगे और उसके बाद आपको ये मामला न्यायालय में ले जाना पड़ेगा। और उस फर्जी रजिस्ट्री करार देने के चाचा बना कर मान लेते हैं कर दिया गया। अब पहले क्या होता था उस ज़माने में, पुराने में, मान लेते दस्तखत नहीं आ रहा, अंगूठा भी लगा देते थे लोग, वो भी वैलिड होता था। उतना पहले का अंगूठा अब उसको भी अनवैलिड प्रूफ करना, तो लेकिन फिर भी आप उसको अगर जो है एक तरीके से वहाँ पे चाहे तो कर सकते हैं।
लेकिन ये मामला जाएगा न्यायालय में। हो सकता है कि वो दस्तावेज हो या ना हो, तो आपको निकालना पड़ेगा। और वो संपत्ति है, वो मतलब चांसेस हैं, आप समझ सकते हैं। बहुत पहले का कोई मामला अगर लेटेस्ट होता है ना, तो वो उसका निराकरण जल्दी हो जाता है। और कोई मामला अगर बहुत जितना पुराना होता है ना, उतना थोड़ा सा लेट लगता है। बहुत लोग बोलते हैं कोर्ट में लेट लगता है, तो कारण यही होता है कि वो जितना पुराना मामला होता है उतना पेचीदा भी होता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम भी उसमें लग जाता है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।